Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry, class 11th, CBSE level, थर्मोडायनामिक्स यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बेसिस के ऊपर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस जो है हम करते हैं। तो हम पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले 2 लेक्चर्स में करेंगे एंड उसके बाद इसका जो है हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वैसे अगर हम एक जनरल बात करें कि दैट द वेरियस प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स, जितनी भी प्रोसेसेस हमारे सराउंडिंग में होती हैं, वेदर दोज प्रोसेस आर फिजिकल प्रोसेसेस और दे आर केमिकल प्रोसेसेस, तो उनमें एनर्जी चेंज होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम यूजिंग माई एनर्जी, ठीक है ना, आई एम इवन होल्डिंग दिस पेन, आई एम यूजिंग माई एनर्जी, है ना। देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, कोल इज बीइंग बर्न्ड, इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो लाइक दैट हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस, वेदर दे आर फिजिकल प्रोसेसेस और दे आर केमिकल प्रोसेसेस, दे इन्वॉल्व द एनर्जी चेंज। एंड एनर्जी के चेंज कैन टेक्स प्लेस इन वेरियस टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स में हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इट कैन बी लाइट एनर्जी, इट कैन बी साउंड एनर्जी, अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, जिसके बीच में एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दैट इज मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस, ऑल दोज एनर्जी चेंजेस which are taking place under the chemical processes, they are nothing else but that is studied under a chapter chemical energetics. लेकिन यहां पर हम जो है we are more precise to say we are studying about chemical thermodynamics. थर्मो का मतलब ऐसे होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो दिस इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, विच डील्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ द एनर्जी चेंजेस या वेरियस टाइप्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल सिस्टम। तो यहां पर हम 2 बातें करते हैं। बेटा सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ या यूजफुलनेस ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स की यूजफुलनेस क्या है, तो वी टॉक अबाउट दिस। हम ये बात करते हैं, सबसे पहली बात इसमें ये है, से एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस हुई, एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस हुई, ठीक है। तो वो मतलब अगर जैसे मैं कहता हूं कि सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख देने से तो रिएक्शन नहीं होती, ऐसे लिख देने से कोई रिएक्शन नहीं होती। भाई जैसे मैं कहता हूं कार्बन और ऑक्सीजन, भाई हमारे सराउंडिंग में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही, बिकॉज यू नो दैट ईच एंड एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स सम कंडीशन अंडर विच दैट टेक्स प्लेस। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स का जो सबसे बेस्ट यूज है और जो सबसे पहला यूज है वो ये है, इट टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस। ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस, है ना, which are necessary for spontaneity of a process. Spontaneity of a process, भाई प्रोसेस जो है ना वो किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी, किस कंडीशन में होगी, है ना। तो ये उसके बारे में बताता है। नंबर 1, दिस इज नंबर 1, फर्स्ट वन। नाउ सेकंड थिंग, मैं आपको एक और बात बताता हूं, सुनिए। सपोज एक रिएक्शन है, A प्लस बी चेंज हो रहा है किसमें, C प्लस डी में, A प्लस बी चेंज इनटू से C प्लस डी। दिस इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अंडर दोज कंडीशंस गिव बैक रिएक्टेंट्स। उन रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं एंड व्हाट दैट नेम इज, वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में एक स्टेज आती है बेटा, और वो स्टेज क्या है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, about the extent of reaction which has taken place before
which has taken place before, ठीक है, the achievement of इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम के स्टेट को अचीव करने से पहले कितनी रिएक्शन हो चुकी होगी, है ना, तो ये उसके बारे में बताता है। नाउ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स? सबसे पहली बात बच्चों, it tells us only about the conditions under which a particular process will be spontaneous। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बताता है इस कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन वो किस रेट से होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, इसके बारे में नहीं बताता। सो इट टेल्स अस ओनली अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, बट डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट ये है, देखिए एक रिएक्शन जो होती है ना, उसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। उन स्टेप की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इट इज नथिंग एल्स बट इज द सीरीज ऑफ द स्टेप प्रोसेसेस व्हिच आर गिवन इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल चेंज। एक ओवरऑल चेंज के लिए कौन कौन सी हम स्टेप रिएक्शंस देते हैं, वो जो सारी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, दे आर नथिंग एल्स बट दे आर कमिंग अंडर द मैकेनिज्म। तो थर्मोडायनामिक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट क्या? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताता। एंड तीसरी बात, केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स ओनली विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डील करता है। डू यू नो व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? जैसे हम एक बल्क है, हमने कभी एक वेसल है, उसके बीच में है ना गैस है, उसका इतना प्रेशर है, उसका इतना वॉल्यूम है, उसका इतना मास है, तो दीज आर ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बट डू नॉट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड या विच आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, किस तरीके से एक एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस देता है, ये उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट केमिकल थर्मोडायनामिक्स। भाई क्या होती है, इसकी यूटिलिटीज क्या कुछ है और इसकी लिमिटेशंस क्या कुछ है। लेकिन अगर हम यहां पर बेसिकली बात करें तो मैं यहां पर एक बात करता हूं कि जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, ये एक अपने आप में साइंस है, डिफरेंट साइंस है, और ये डिफरेंट साइंस के डिफरेंट कुछ इसमें ना टर्म्स हैं। मैं ये कहूंगा कि कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं इसके लिए। तो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूजफुल टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स की स्टडी में कौन कौन सी यूजफुल टर्म्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहली जो टर्म है वो हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग? सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सुनिए, एक सपोज आपके पास एक वेसल है और उस वेसल में कोई रिएक्शन आप कर रहे हो, है ना, यू आर डूइंग सम रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर वेसल। तो व्हाट यू हैव स्टडीड, आप क्या है कि आपकी सारी कंसंट्रेशन इस बीकर के ऊपर है जिसमें ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, ठीक। या सपोज आई एम ए टीचर, मैं एक क्लास में, एक लाइव क्लास में हूं, खड़ा हूं, तो मेरी जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल कंसंट्रेशन है, वो सारी उस क्लास के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट सिस्टम, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम इज बेसिकली वी से दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन या विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन में हमारे, उसे हमने क्या नाम दे दिया? वी नेम्ड इट एज सिस्टम। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या है? आई से रिमेनिंग पार्ट ऑफ
द यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स का बाकी हिस्सा, ठीक है भाई, मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं क्लास को, एक लाइव क्लास को, तो इस क्लास को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है इस दुनिया में, इस संसार में, यूनिवर्स में, तो वो क्या है? सराउंडिंग्स। और ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई? सिस्टम। ऐसे ही मैंने क्या बोला, व्हाट इज दैट? ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन या विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग्स को इकट्ठा कर दूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू क्या होएगा? यूनिवर्स। ये यूनिवर्स हो गया। तो इफ आई से सिस्टम एंड सराउंडिंग, इनका जो ये जो टोटल है, व्हाट इज नोन एज, दे रिप्रेजेंट यूनिवर्स। अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए, सुनिए, समटाइम हम एक बात करते हैं, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल सी बातें हैं, वो आपको पता होना चाहिए दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम है और सराउंडिंग्स है, मे और मे नॉट बी, और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो, और ऐसा हो सकता है कि ना हो। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कोई वेसल है ना, से आई एम हैविंग ए फ्लास्क या आई एम हैविंग ए बॉटल, है ना, ऑफ से कोक। तो उसके बीच में मैं देखता हूं भाई इतना लिक्विड है, इसके ऊपर इतनी गैस है, इसके ऊपर इतना प्रेशर है, तो वो जो बॉटल है ना, उसके बीच में और सराउंडिंग के बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, वो प्लास्टिक की उसकी वॉल्स, जिससे वो बॉटल मिलकर बनी हुई है, ठीक है। या जैसे अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर रूम है, उसको मैंने क्लोज कर दिया चारों तरफ से, और मैं आई वांट टू स्टडी द टेम्परेचर ऑफ दैट रूम, तो वो जो रूम है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय मींस ऑफ दैट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, दैट इज वॉल से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग में नॉट बी हैविंग द डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जैसे अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर, टुडेज टेम्परेचर इन दिल्ली वाज, अब तो अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर, आई वांट टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ व्हाट इज नोन एज दिल्ली। अब दिल्ली इज ऑफ कोर्स आई नो दैट इट इज अ पर्टिकुलर टेरिटरी, लेकिन इट इज नॉट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। एक बिल्कुल ये नहीं कि दीवार है इसके अंदर दिल्ली है, नो, इट इज एन ओपन, थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया काउंट कर लेते हैं उसमें। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब सिस्टम जो होता है, सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का सिस्टम होता है। व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहला जो टाइप होता है वो आपके पास क्या होता है? ओपन सिस्टम, देन इट इज टर्म्ड एज क्लोज्ड सिस्टम, एंड देन आई से इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? एक ओपन सिस्टम क्या है? आई से ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम, ओपन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम which can exchange energy as well as matter with the surroundings, जो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, से टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कप ऑफ टी, चाय है, मैंने चाय ली, है ना, उसको रख दिया, तो चाय की स्टीम बाहर की तरफ निकलती है, इट इज एक्सचेंजिंग मैटर विद द सराउंडिंग्स। दूसरी बात, वो ठंडी हो रही है, इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर टू यू? नाउ से आई एम हैविंग ए कोक, कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, मैंने उसको ओपन करके और किस में डाल दिया? एक गिलास में डाला। आप ये देखो कि उसमें से बबल्स से गैस बाहर निकल रही है, एंड अगर वो ठंडी है तो सराउंडिंग से हीट लेकर वो गर्म हो रही है। तो इसका मतलब इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग्स। अगर मैं कहूं कि दैट ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, तो इट इज 100% ट्रू, बिकॉज यू सी हम खाते पीते हैं तो वी आर एक्सचेंजिंग मैटर विद द सराउंडिंग्स,
और दूसरी बात, व्हाट इज दैट, हमें गर्मी ठंड लगती है, ऐसा कुछ होता है, वी फील द एक्सचेंज ऑफ दिस एनर्जी, सो देयरफॉर इट इज नोन एज, हमने क्या बोला, इट इज एन ओपन सिस्टम, है ना. ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज एन ओपन सिस्टम. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, जो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है बट नॉट मैटर, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, जो एनर्जी एक्सचेंज कर सके लेकिन मैटर एक्सचेंज ना करे. एग्जाम्पल, से आई एम हैविंग ए सील्ड बॉटल, प्रॉपरली सील्ड बॉटल, और उसके बीच में मैंने कोई लिक्विड रख दिया, सपोज ये लिक्विड पड़ा हुआ है, और इसको ऊपर से बिल्कुल 100% सील कर दिया. ठीक, तो व्हाट इज दैट, अगर मैं कहूं कि इसके बीच में जितना अमाउंट है, सपोज कोई लिक्विड है, तो उतना ही पड़ा रहेगा, चाहे जितनी देर मर्जी पड़ा रहे. लेकिन अगर इफ इट्स वॉल्स आर, अगर जो इसकी वॉल्स है, इफ दे आर कंडक्टिंग, तो देन मीन्स व्हाट इट कैन डू, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग से एनर्जी ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है. मान लीजिए एक ठंडी बॉटल है कोक की, ऊपर से टाइटली सील्ड है, आपने उठा के उसको बाहर रख दिया, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है. तो इट्स एक्सचेंजिंग एनर्जी बट नॉट मैटर. मैटर उसमें जितना उतना उतना रहता है, इवन जो गैस है वो भी उसमें उतनी की उतनी रहती है, उसके ऊपर गैस होती है. यू नो इट. आइसोलेटेड सिस्टम पे जब मैं आता हूं तो आई से कि आइसोलेटेड सिस्टम इज ए सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज एनर्जी, ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है नॉर मैटर, ना बेटा वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता और ना ही मैटर, कुछ भी नहीं एक्सचेंज कर सकता. इट कैन नीदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर इट कैन एक्सचेंज मैटर. वो एनर्जी और मैटर इन दोनों में से कोई भी चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकता. इट कैन नॉट एक्सचेंज. तो वैसे तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि देयर इज नो सिस्टम विच इज आइसोलेटेड. कोई सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता. देखिए बड़ी हैरानगी की बात होती है, मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होना चाहिए. सपोज एक बॉटल है ना, उस बॉटल में मैंने चाय रख दी, है ना, गर्म चाय रख दी, और उसको ऊपर से बंद कर दिया, बंद करके उसको रख दिया. सपोज मेरे से कहीं पे वो गिर गई, है ना, और वो मिट्टी पानी के नीचे दब गई, है ना. 200-400 साल के बाद अगर वो बॉटल को निकाला जाए और उसको खोल के देखें, अगर चाहे तब भी उसमें उतनी ही गर्म हो, तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर इट हैज एक्सचेंज एनर्जी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो देयर इज नो सिस्टम विच इज परफेक्टली आइसोलेटेड. कोई परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता. देयर आर सिस्टम्स ऑफ कोर्स विच आर नियरली आइसोलेटेड सिस्टम, और नियरली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, नियरली आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जांपल है वो है एक थर्मोफ्लास्क. हमें कहते हैं थर्मस के बीच में चीज उतनी की उतनी रहती है और गरम रहती है, ठंडी रहती है, लेकिन कितना 24 घंटे 25 घंटे 30 घंटे 2 दिन 4 दिन, बस इससे ज्यादा थोड़ी होता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दैट सिस्टम इज नॉट परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज नियरली आइसोलेटेड सिस्टम. नेक्स्ट जो हमारा टर्म यहां पे आती है, जो मैं इसके थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाते हुए यूज करूंगा, अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक टर्म्स ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. व्हाट इज दैट? वो है आपके पास स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स. बेटा ये क्या होता है? व्हाट इज दिस एक्चुअली? व्हाट इज दिस? व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स? क्या होते हैं ये? मैं आपको समझाता हूं. सुनिए, हमने सपोज मेरे पास एक गैसियस सिस्टम है, एक गैस है, मैंने एक सिलेंडर में, है ना, एक गैस ली. ठीक है. ऐसे गैस ले ली, तो इस गैस में इसमें कुछ गैस है, उसका कुछ मास होगा एंड नंबर ऑफ मोल्स, उसका कोई टेम्परेचर होगा, उसका कोई प्रेशर होगा, उसका कोई वॉल्यूम होगा, है ना. तो इसमें तो यही है ना, इसकी स्टेट तो यही है. मैं कहता हूं से दिस सिलेंडर कंटेन इतने ग्राम ऑफ मीथेन एट इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर, और इसका इतना वॉल्यूम है. यही तो है, यही तो स्टेट है. किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या है? जैसे कोई हमारे से पूछता क्या हाल है, हाँ ठीक है ना, क्या कर रहे हो, ये कर रहा हूं, कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, शादी हुई,
है ना, इनको कितना टाइम हो गया, इतना हो गया, लाइक दैट, इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लाइक दैट, ये तो वो मेरी स्टेट है। ऐसे एक बेचारी गैस पड़ी हुई है सिलेंडर में, उसकी स्टेट क्या है, हाँ भैया तेरा टेम्परेचर क्या है, तेरा प्रेशर क्या है, तेरा वॉल्यूम क्या है, कितना अमाउंट है तेरे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वेरियस वैल्यूज ऑफ क्या बेटे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, है ना, रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम वो सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एंड रिमेंबर एक चीज और आप ध्यान से समझें, व्हाट इज दैट, सपोज ये गैस है, मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहां प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को चेंज कर दूं, चेंज कर दूं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट ये होता है दैट इट इज गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर दे आर आल्सो टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। सो व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स, क्या हुआ बेटा स्टेट वेरिएबल्स, हम ये कह सकते हैं चेंजिंग ईदर ऑफ देम। अगर हम इनमें से किसी को भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वॉल्यूम को, है ना, चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम के स्टेट को चेंज कर देता है। हेंस दे आर टर्म्ड एज, इन्हें नाम क्या देते हैं, टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। उन्हें बेटे स्टेट वेरिएबल्स का नाम देते हैं, हेंस दे आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। तो दिस इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट बात एक और करते हैं, व्हाट इज दैट, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सपोज ये एक हिल है और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, मुझे इसको यहां से यहां पर लेके जाना है, इसके एपेक्स पे ऊपर ये लेके जाना है। तो यहां पर इसकी कोई mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे भी इसकी कोई mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डेल्टा of the final state minus initial state will be change in potential energy। ठीक है, ये mgh फाइनल है और ये mgh सपोज इनिशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुआ। अब ये जो चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर इसकी हाइट क्या है और यहां पे इसकी हाइट क्या है। इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने इसको यहां से यहां तक कैसे लेकर गए। मींस ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हुज चेंज, जिसकी जो चेंज है डिपेंड्स अपॉन क्या, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। उसकी जो चेंज है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड नॉट एज हाउ we have attained that state। भाई इस बॉडी को मैं यहां से नीचे से उस पहाड़ी के ऊपर कैसे लेके गया, खुद उठा के लेके गया, या मतलब उसको किसी व्हीकल पे उसको छोड़ दिया, एरोप्लेन से छोड़ दिया, इस रास्ते से छोड़ा, उस रास्ते से छोड़ा, कहीं से भी कुछ भी किया, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि ये इस साइड पे और इस साइड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है और ये इसका जो डिफरेंस है। तो उसका this type of the function they are termed as state functions। तो मैंने क्या बोला, what is state function? A thermodynamic quantity whose change depends upon the state, initial state and final state, and do not depend how we have achieved that state। हमने उस state को अचीव कैसे किया इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कई ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं जो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने उस चेंज को, उस जो स्टेट को कैसे अचीव किया। सपोज
मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये मेरे पास एक गैस है, ओके, ये मेरे पास एक गैस है, दो सैंपल हैं गैस के और दोनों बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं। सपोज मैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्यों इसको देनी पड़ेगी? I have to supply some amount of heat to this and to this system. लेकिन अब यहां पर अगर मैं इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दूं और दूसरे स्टेज में इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, एक में वॉल्यूम को चेंज होने दूं, एक में प्रेशर को चेंज होने दूं, तो इन दोनों केसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज है, जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज है, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। मींस दोस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने उस स्टेट को कैसे अचीव किया, दैट इज नथिंग एल्स बट दैट इज टर्म्ड एज पाथ फंक्शन। लेकिन जो क्वांटिटी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेट फंक्शन। आई होप सो कि बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एक और बात आपके साथ करते हैं और वो है, सुनिए, एक्सटेंसिव, इसको मैक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, एंड दूसरी होती है आपके पास कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आई से दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी whose magnitude depends upon, which depends upon the amount, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं कह दूं मास, है ना, मास, भाई अगर एक चीज ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। वॉल्यूम, 1 लीटर दूध, 20 लीटर दूध, 20 लीटर दूध का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि मास, क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा है। हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? दीज प्रॉपर्टीज आर व्हाट इज नोन एज, कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में बात करूंगा आगे, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी, तो ये कुछ बातें हैं, वैसे मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एंथैल्पी तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी आई शैल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर ओनली। तो ये हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? दोस प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। It is the basic internal property of, it is the basic internal property of that system. ये बेटे उस सिस्टम की बेसिक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट्स द बेसिक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई से मेल्टिंग पॉइंट। सुनिए, मैंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली, उसके बीच में आइस लिया, थर्मोमीटर लगाया, उसको मेल्ट होते हुए देखा क्या? 0 पे मेल्ट हुई। अगर मैं बहुत ज्यादा अमाउंट आइस के लेता हूं तब भी वो 0 पे ही मेल्ट होगी। बॉइलिंग पॉइंट, थोड़े से छोटे से वेसल में अगर मैं पानी को लेके और बॉइल करता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। अगर मैं बहुत बड़ा पतीले में पानी गर्म करता हूं तब भी 100 ही होगा भाई, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एटसेट्रा, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। बेटे आपको एक चीज का पता होना चाहिए दैट देयर आर सर्टेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जिसकी अगर हम यूनिट्स को स्पेसिफाई करते तो वो इंटेंसिव हो जाती है। जैसे सपोज इफ आई से डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम
डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास is an extensive property, volume is an extensive property, but mass of a unit volume, which is density, will become intensive properties. So under specific conditions, है ना, under specific conditions, some extensive properties may become intensive. जैसे heat capacity होती है ना? It is an extensive property. It is the total amount of the heat stored in a system. And specific heat capacity, that is intensive property. वो intensive property. नेक्स्ट और बात करते हैं. हमारे पास कुछ मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात करूंगा. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस मैं बोलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर. तो दिस इज दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मींस इसके लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. बट रिमेंबर, यहां पर मैं एक चीज को मेंशन करना चाहूंगा. व्हाट इज दैट? हीट चेंज is allowed between system and surroundings. इसमें हीट चेंज अलाउड होती है. हीट चेंज इज अलाउड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट चेंज है वो अलाउड है, वो अलाउड है. कई बार बच्चे इस बात को कंफ्यूज कर जाते हैं. सर, हीट अगर वो अब्सॉर्ब करेगा या हीट इवॉल्व करेगा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा. यस, नहीं होगा. कई बार नहीं भी होगा. व्हाट इज दैट? मैं एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल है, सपोज आई एम हैविंग वाटर. मेरे पास वाटर है और मैं उसको गर्म कर रहा हूं. इसमें मैंने लगा दिया थर्मोमीटर. ओके, वो गर्म कर रहा हूं. तो जैसे इसको गर्म कर रहा हूं तो आई विल सी दैट इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. लेकिन एक स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आती है कि व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा. तो जब ये बॉयल करना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब उसके बाद आप नीचे से हीट देते चले जा रहे हो, लेकिन आप देखते हो कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. तो इसका मतलब ये हुआ, हीट इज गोइंग, है ना, बट it is not going to affect its temperature. वो किसी और प्रोसेस में यूज हो रही है. There is another thing that is used to convert liquid to vapors. वो एक अलग बात है, लेकिन you see उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया ना. नेक्स्ट इज दूसरी प्रोसेस हम बात करते हैं और वो है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस which takes place at constant हीट कंटेंट्स. जो कांस्टेंट हीट कंटेंट्स पर होता है उसमें नो, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. मतलब नो हीट फ्लो इज अलाउड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. मतलब एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का है एग्जांपल. एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का है कि जिसके बीच में ना तो हीट बाहर जा रही है और ना हीट अंदर आ रही है ना. हीट अंदर जाना भी अलाउड नहीं है और बाहर आना भी अलाउड नहीं. बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया है सिस्टम. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दैट फॉर दिस सिस्टम, आपको ये पता होना चाहिए दैट टेम्परेचर चेंज इज अलाउड. मे टेक्स प्लेस. अब आप ये कहोगे सर ये कैसे होता है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूंगा. एक ऐसा एग्जांपल जो आपकी रियली डेली लाइफ से बिलोंग करता है. से मैं एक रूम में हूं और उस रूम में मैंने एक आइस ट्यूब रख दिया. एक आइस की बड़ी सारी सिल्ली रख दी ऐसे, और इसको रूम को बिल्कुल परफेक्टली सील कर दिया चारों तरफ से. अब इसमें जो इसका जो भी टेम्परेचर था, सपोज इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था. आइस पड़ी हुई है,
अब इसमें एक प्रोसेस होनी शुरू होगी, क्या कि ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इसी के अंदर, रूम के अंदर ही मेल्ट होगी। तो जैसे रूम के अंदर ही मेल्ट होगी तो रूम का जो टेम्परेचर है वो हो सकता है ये 18 कर दे, 17 कर दे, 16 कर दे, उससे भी कम कर दे, मतलब उसके टेम्परेचर को कम कर देगा। इज इट क्लियर? यू नो, जैसे सपोज एक कमरा है, एक रूम है, उस रूम में मैंने क्या किया, से कोयला ले लिया, आई हैव टेकन ए पीस ऑफ कोल, और मैंने उसको, है ना, बंद करना शुरू कर दिया, और बिल्कुल परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है। हीट जो इसमें बनी वो इसी बीच में रहे, है ना, तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? चौथी प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। A process which takes place at constant volume. At constant volume, जो constant volume पर होता है, means delta V is equal to 0. डेल्टा V जो है 0 के बराबर होता है, no change of volume takes place. Then होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस होती है which takes place at constant pressure, जो constant pressure पर हो, means delta P is equal to 0. आपको पता होना चाहिए that most of the processes which are taking place in our surroundings, they takes place under isobaric conditions. मैं आपको पढ़ा रहा हूं constant pressure, atmospheric pressure पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हम किचन में कोई भी काम करते हैं एक्सेप्ट कुकिंग इन प्रेशर कुकर, वो सारे जो प्रोसेसेस है वो कहां पर हो रही हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट्स व्हाई दे आर आइसोबारिक प्रोसेसेस। आइसोकोरिक तो मैंने आपको बताया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट, एक और मैं आपको बताता हूं, और वो है, एक टर्म आएगी आपके पास, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये लेता हूं, सपोज मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, और इस गैस सिलेंडर में मेरे पास क्या है, उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर एक पैन है, एंड से ऑन दिस पैन देयर इज प्रेजेंट सम सैंड प्रेजेंट है ऐसे। तो इस पिस्टन के ऊपर बच्चे दो फोर्सेस लग रही हैं, एंड व्हाट आर दोस टू फोर्सेस? वन इज द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, मास ऑफ द पिस्टन, इस सभी के कारण से एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, और एक है इसका गैस का क्या, इंटरनल प्रेशर, ये जो इसको ऐसे ऊपर उठाया हुआ है। तो अंडर ए कंडीशन, अगर ये पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वी कैन से दैट ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया हुआ है। दैट्स व्हाई वो लेवल ऑफ द पिस्टन इज अनडिस्टर्ब्ड, चेंज नहीं हो रहा। सपोज मैं इसको क्या करता हूं कि इसमें से कुछ थोड़े से दाने रेत के उतार देता हूं, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से। तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा, तो देयर बी एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही कम, देयर इज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। भाई जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बीच में एक बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिक्रीज हुआ, देयर इज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग अप स्लोली, वेरी स्लोली अपवर्ड, और वो धीरे धीरे चलते चलते इस पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस सो मच स्लोली कि हमें पता भी नहीं लगेगा। अगर हम उतनी सैंड दोबारा वापस करते हैं तो ये पिस्टन दोबारा से अपनी स्टेट को रीगेन कर लेती है, एग्जैक्टली रीगेन कर लेती है। आई एम यूजिंग द वर्ड एग्जैक्टली। दूसरी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने क्या किया, इसके बीच में एकदम से मुट्ठी भर के सैंड की एकदम से हटाई, तो देयर इज अ सडन डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके कारण से पिस्टन एकदम से ऊपर मूव करेगा
और जब अगर मैं उसके ऊपर दोबारा से उतनी सैंड रख भी दूंगा तो वापस आएगा तो सही, बट इट विल नॉट बी एबल टू रीगेन द एग्जैक्ट पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस या इन विच all the changes can be, I use word exactly reversed back. यहां पे cannot be exactly reversed back. ऐसा नहीं उसको बैक नहीं लाया जा सकता, लेकिन एग्जैक्टली नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, ये वाली जो प्रोसेस होती है इट इज यूजली वेरी स्लो, दिस प्रोसेस इज यूजली वेरी फास्ट। दिस प्रोसेस इज सो स्लो दैट सिस्टम रिमेन ऑलमोस्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द टाइम्स। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, the system do not remain in the state of equilibrium all the times. तो ये आपके पास फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज नोन एज ए रिवर्सिबल एंड अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बात और आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है वर्क। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, work is said to be done if there is displacement in the direction of applied force. If there is displacement in the direction of applied force, हम ये बात करते हैं जनरलाइज्ड वर्क इज क्या होता है, एक जनरलाइज्ड फोर्स इनटू ए जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। A generally forced into a generalized displacement, ये आपके पास वर्क होता है, दिस इज वर्क। अब मैं यहां पर जो है थर्मोडायनेमिक्स में वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वर्क विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेसेस। इसमें क्या है, इसको समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। से मेरे पास एक सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पिस्टन इज नो ए सेंटीमीटर स्क्वायर। से एक्सटर्नल प्रेशर, इसको एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे पी इतना प्रेशर। Is it clear to you now? So this piston is say frictionless, weightless piston, है ना? Suppose क्या हुआ कि that due to some मतलब certain temperature change या whatsoever it is, है ना? Say this piston moves up. Suppose ये piston move up करती है, and when it moves up, it travel a distance dl against that external pressure p. Force लगा रही है ना खुद, है ना? तो समझ लो ये हुआ से डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन, गैस के एक्सपेंशन के कारण से इट इज इक्वल टू डीएल। तो आपको ही पता होना चाहिए बेटे व्हाट इज फोर्स या व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आप समझ दो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू ए। ऐसा मतलब ये जो पिस्टन मूव की उसने इतना फोर्स यूज किया, तो वर्क डन, वर्क इज नो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, बिकॉज थोड़ा सा पिस्टन मूव किया, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P इंटू ए इंटू डी एल। तो व्हाट इज दिस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
PdV. The small amount of the work done, dW is equal to PdV. PdV. This is that. अब अगर हम ये कहें कि that if a system undergo the change from volume V1 to V2, सपोज करो एक गैसियस सिस्टम है जिसमें वॉल्यूम V1 to V2 होता है, एक्सपेंशन हुई से उसमें एक्सपेंशन हुई और उसका वॉल्यूम चेंज हुआ V1 to V2, उसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, तो देन टोटल वर्क डन आप कैसे निकालोगे? dW इंटीग्रल इज इक्वल टू PdV इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स ऑफ V1 to V2, ये हो जाएगा। तो dW का इंटीग्रल W इज इक्वल टू PdV V2 माइनस V1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू किसके बराबर? P डेल्टा V। दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सुनिए एक बात मैं और आपको बताता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप इसके बाद हम करेंगे। एक और वर्ड होता है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो मैं ये कहता हूं कि दैट इज इंटरनल एनर्जी। देखो हर सिस्टम जो होता है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जैसे सपोज ये पेन है, इसकी एनर्जी क्या है, ऊपर कितनी ऊपर है, ऊंचाई पर है, इसके अंदर क्या है, इसके मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहे हैं, लाइक दैट। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर देयर, सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दोज एनर्जीज आर टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा U से। अभी मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ इसको फुल डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज साइन कन्वेंशंस। सपोज मैं कहता हूं इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करे तो इट इज गिवन साइन नेगेटिव, तो dW को साइन नेगेटिव दिया जाता है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो देन dW इज गिवन साइन पॉजिटिव। इफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को अब्सॉर्ब करता है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। इफ हीट इज इवॉल्व आउट, डेल्टा Q इज इक्वल टू नेगेटिव। एक चीज और है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो देन डेल्टा U इज गिवन पॉजिटिव साइन, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो देन डेल्टा U is given negative sign. These are the different sign conventions. बच्चों, I hope so that ये सारी जो बेसिक, इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको एक फंडामेंटल टर्म्स बताई which are used, which you should be knowing to understand the chapter of chemical thermodynamics. I hope so कि आपने इसको समझा होगा। I hope so कि that आपने इसको समझा होगा, ठीक है, और आपको ये वाकई समझ भी आ गया होगा, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। अगर फिर भी है ना, इफ से यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन वेल टॉक टू मी, आप मेरे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। So I hope so that you must have followed this lecture properly. To continue our discussion in the thermodynamics and to know much more about it, you just subscribe this channel and keep watching this channel regularly, continuously for your studies. Thank you.